इंक्रीज होना, सीटें मिलना, केरल में सीटें पिछली बार मिलना। उनका शायद 4% से भी कम था तमिलनाडु में। जी, वोट जी, परसेंट। जी, अब वो डबल फिगर्स में आ गए, करीब 11%। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। ये They were expected lines. targeting something around 20. They were also targeting to win seats. Yes. They were hoping to win Annamalai, Coimbatore. Coimbatore and Kanyakumari both. Kanyakumari too. So you know, but a double-digit vote share is also an impressive performance. I don't know how this would have panned out if they had had the alliance with AIADMK, which they broke, you know, and they went separate. Agar wo alliance rehti, तो then it would have been interesting to see what would have been the impact of that alliance, and would that have translated into some kind of a seat for the BJP. So that would have been, but as of now, because they fought separately, it was it's been a landslide performance. But the real target, Sandeep, is 2026, as they say. Yes, for the assembly polls. Assembly polls. Yes. So I mean, they are growing there. Of course, 2026, you cannot expect them to be in a position of power. There is one exception though, and that exception comes from our region, Tripura. Yes. बीजेपी वॉज नोवेयर, 6% से भी कम वोट थे और एकदम से सरकार में आ गए। जो विप्लव देव अभी देखिए कितने 4.5-5 लाख वोट से जीत रहे हैं या जीत गए हैं। मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। जिनको मुख्यमंत्री बनने की पूरी पर गए थे, एक बार दूसरी बार से हटे, वहाँ पर केंद्र की राजनीति में है और अब सही में बहुत बड़े वोट बैंक है। दूसरा ये जो आप बात कह रहे थे बड़ी अच्छी बात है, आंध्रा में उन्होंने समझौता किया तो उसका फल मिल गया उन्हें। उड़ीसा में होते होते समझौता रह गया तो बड़ा फल मिला। अब कोई कहीं एक समीकरण काम नहीं कर रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि ये कर लेते तो हो जाता। कह रहा था, मतलब हर जगह एक अलग उड़ीसा में हुआ ये, एक जगह जो है वहाँ वो दूसरी जगह फेल हो रही है। हाँ, उड़ीसा में हो गया कि आखिरी वक्त तक में हो गया था, सब कुछ हो गया था। आखिरी में ये हुआ कि साहब लोकसभा की सीटें नहीं देंगे हम, विधानसभा तो राजी थी ये देने को, लेकिन इन्हें विधानसभा मिली, लोकसभा भी जहुआ पर मिली एक साथ। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा और शुरू से हम सब लोग इतना हैरान परेशान थे कि पता ही नहीं लगने वाला था क्या था, किस तरीके से हो रहा है। अजीत पवार को लिया, टूट छोड़े, फिर तोड़ा, फिर छुआ, फिर तोड़े, वो हो गया। फिर उसके बाद शिंदे वाला मामला हुआ, उनको जिस तरीके से लिया गया उसको लेकर के विवाद हुआ। असल में वहाँ जो कार्यकर्ता है वो आई एम सॉरी टू से दिस कि महाराष्ट्र में कार्यकर्ता जो है वो एक उसे बिजनेस की तरीके से काम करता है। मुंबई में आप चले जाइए, कभी भी आपको कोई मकान साल भर से ज़्यादा नहीं मिलेगा और अगर आपने वही मकान में रहना भी चाहेगा तो फिर आपको उसी जो दलाल है, जो कार्यकर्ता होता है किसी का, उसके थ्रू ही मिलता है। वही दलाल आपको, अगर आपको छोटा सा मकान भी बनाना है तो उसकी बालू, सीमेंट, गारा, ईंट, वही सब काम सप्लाई कराता है। तो वो जो एक वहाँ का कल्चर है वो सत्ता के साथ हमेशा रहता रहा है और उसमें नहीं समझ में आया लोगों को कि किसको वोट करें, किसके साथ रहें, कहाँ रहेंगे तो होगा काम, नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आधी अधूरी थी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, कहने को कह सकते हैं कि आप बीजेपी एनडीए लेड सरकार थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। तो वो सब समस्याओं में फिर आधा हिंदू इधर है, आधा उधर है, असली है कि नकली है, शिवसेना कौन सी, बाल ठाकरे वाली, ये एनसीपी का भी आलम ये था। अजीत पवार थे भी और नहीं भी थे, बार बार शरद पवार के पास जाते थे, शरद पवार उनसे मिलने आते थे, सुप्रिया सुले उनसे मिलने आती थी। ये राजनीति में ऐसा भी नहीं कि भाई बहन है तो आप भाई बहन दिखें, जब तक आप साफ अलग नहीं होंगे तब तक नहीं दिखते। पर ये आपकी ही बात है अक्कू जी कि कहीं कहीं रणनीतियां नहीं चली। बिल्कुल। लेकिन ऑनेस्टली अभी फिलहाल मैं अब आपसे ये समझना चाह रही हूँ, अभी आंकड़ों की बात कर लेते हैं, जो आंकड़े हमारे सामने, क्योंकि काम तो आएंगे यही आंकड़े। एक तरफ एनडीए है जो कि बहुमत से काफी आगे निकल चुका है और एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें कि कई पार्टियां हैं। अब क्या आप समझा सकते हैं कि ठीक है, बहुत बड़ा फर्क हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक तरफ एक पार्टी थी, एक चेहरा था और एक तरफ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे चेहरे थे। जब सवाल होता था कि आपकी तरफ से प्रधानमंत्री कौन होंगे तो इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं। ऐसे में भी अगर एनडीए बहुमत से काफी आगे निकल चुकी है तो अभी तक तो फिलहाल ये है कि अगर सरकार बनेगी तो वो एनडीए की ही बन रही है। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये सरकार एनडीए की जरूर है,
लेकिन मैं ये कहने की अनुमति चाहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी अलायंस की सरकार होगी। वो एक दल के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अभी क्या होगा कि मोदी जी को अपने तरीके से उसको टैकल करना पड़ेगा, लोगों को रखना पड़ेगा, और जो लोग हैं वो, और प्लस फिर रणनीति चाणक्य लोग जितने वहाँ पर बैठे हुए हैं वो कितने छोटे छोटे लोगों को अपने साथ रख सकते हैं और लोगों को। और वैसे भी आप ये मान के चलिए कि जब सरकार बन जाती है तो सपोर्ट करने वाले 10, 15, 20 साथी मिल जाते हैं, छोटे छोटे 1-1, 2-2 दलों वाले जो होंगे, जिनको आप अभी अदर्स में देख रहे हैं, उसमें से 80% लोग जो है वो सरकार के साथ जुड़ जाते हैं किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी की स्थिति में, अब अगर और अच्छी बुरी खराब क्या हो मैं नहीं कह सकता, तो अभी की स्थिति में तो एनडीए बना रही है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया बढ़ रही है और अदर्स वाले कम हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो आगे पीछे आंकड़ों में भारीपन इंडिया के पास जाता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट रिएक्शन जो मैंने सवाल किया, एक तरफ एक चेहरा और एक पार्टी, और एक तरफ बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी पार्टियां। नहीं, एज ऑफ नाउ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है एनडीए का जो सरकार बनने में। कोशिश ये ज़रूर रहेगी इंडिया अलायंस से कि कुछ जो उनके पुराने साथी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू उनके पास आए, बट मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी वो कुछ ऐसे होने वाला है। हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ, जो सर ने कहा ये बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो स्ट्रैटेजिस्ट है बीजेपी के, वो बहुत कुशलता से, वेरी स्किलफुली दे विल हैव टू हैंडल द अलायंस, क्योंकि जब आपके नंबर्स खुद के थोड़े कम होते हैं तो फिर जो सहयोगी है उनके थोड़े तेवर अलग हो जाते हैं, उनके डिमांड्स अलग हो सकते हैं, उनके निगोशिएटिंग पावर भी अलग हो जाते हैं। तो आपको हैंडल करना आना चाहिए और आपको बहुत केयरफुली उनको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल फैक्टर नहीं रहता जी। और स्पीच हमारे साथ में हमारी सहयोगी टीना भी जुड़ चुकी हैं। टीना, अपडेट्स हम देख रहे हैं और कई चौंकाने वाले नतीजे, और हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में हैं जी। Listening to both our guests sitting in the PCR a while ago. Hello viewers, good afternoon. Good afternoon to both our guests sitting in the studio. It's been a very interesting day, and that's what it said about India, the largest democracy, and it is the day of democracy where we've been seeing since morning. It's a neck and neck fight. Even today as we speak, by 3 o'clock the picture isn't as clear as it should have been. The NDA is hovering somewhere around 295 to 300, and the BJP on its own somewhere around 238 to 240. So till the 272 mark, the BJP will be banking on its allies, the TDP and the JDU mainly, which have outperformed themselves. But as we were saying, the dependency on the allies, and that's something that Mr. Fokun pointed out a while ago. I was watching the other channels as well, the other political developments that are taking place, and it's being said that back channel talks, of course, have begun. The India Alliance has nominated Mr. Sharad Pawar to speak to both Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. In such a scenario, of course, we know the Prime Minister himself has reached out to Mr. Chandrababu Naidu. But looking at the history of TDP and JDU, do you think it's going to be a tough walk for the NDA now? Well, yes and no. When you have somebody, I mean, you know, Prime Minister Modi has a stature, and, you know, he will definitely try to accommodate these two allies. No, because, you know, allies, they have not been very dependable allies. They have actually walked out of alliances even in the past. Yes. And Nitish Kumar, in fact, far more than Chandrababu Naidu. But Chandrababu Naidu also, remember 2019, he was part of the opposition bloc, and he had walked out of the NDA. He was part of the NDA in 2014. He had walked out of the NDA over the issue of special category status. So these issues will come into play now. So for example, one of the first things that he would negotiate with the BJP is to give special category status to Andhra Pradesh. So he will want a firm commitment on that. And you know, they are already a pre-poll ally. It's not as if that he will then support the government. That's not going to be the case. But he will definitely want to extract his pound of flesh in terms of a firm commitment to giving special category status to Andhra Pradesh.
Same is the case with Bihar as well. Even they have been asking for special category status. So this is what I meant when I said that you have to handle these things carefully, the leadership of the BJP, because these demands will come, and they will come a little more seriously, because your government's survival depends on their numbers and their support. अकु जी फाइनल जी अकु जी फाइनल मतलब इसी पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूँगी। देखिए अब इस भीषण गर्मी, हालांकि आपने कहा कि गर्मी को हम बहुत चर्चा में नहीं रख सकते हैं क्योंकि लोग निकले हैं और लोगों ने वोट भी किया है, मैदान में नेता उतरे हैं, रैलियाँ हुई हैं, रोड शो हुआ है, और अब देखिए फाइनल जो रिजल्ट है, अब जनता बोल रही है और जो रिजल्ट है, जो रुझान है वो हमारे सामने है। आपका रिएक्शन क्या है? आप अगर राष्ट्रपति भवन की गर्मी, तमाम कई राज्यों के अपडेट्स के बारे में राष्ट्रपति भवन की गर्मी देखनी होगी और वो वहाँ से पहले जो जोड़ गुणा गलत है वो देखना होगा। हम सब लोग उसके पहले देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब सिर्फ ये है कि कौन अल्टी पल्टी मारता है ये देखने के लिए, किसको अपनी तरफ लाने की कोशिश होती है ये देखा जाएगा, और उसमें कौन कितना सफल होता है ये देखा जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा, क्रेडिट दूंगा इंडिया को के नेतृत्व को, जो इतनी पीछे होने के बाद, और कांग्रेस के नेतृत्व ने इतना पीछे होने के बाद वो ठीक से आगे आए, और ये देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। विपक्ष का होना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल रहा है, इतनी बड़ी पार्टी रही है, तो उसको उसकी भूमिका ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। बाकी मेरा पर्सनल मानना है क्षेत्रीय दलों से ज़्यादा उसकी ज़्यादा बड़ी भूमिका होनी चाहिए, उसको ज़्यादा बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। You're right. So we will take a discussion on the role of the regional parties. So they were written off before the elections. Even the exit polls suggested it's going to be a battle between the BJP and the Congress and some of the allies. But it seems in several states, the regional parties have now turned to be the kingmakers. We'll continue with the discussion. Meanwhile, let's also welcome Mr. Mukul Srivastava, senior journalist on the program. Mr. Srivastava, thank you for your time. Welcome to Sunset TV. You know, you must have heard the discussion going on in the studio, but before we jump to that, let me get in first your reactions. How do you read the elections? What, according to you, has been the biggest upset for the BJP, something that the party did not anticipate? मेरे ख्याल से जो सबसे बिगेस्ट अपसेट रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो उत्तर प्रदेश रहा, जहां उन्हें लग रहा था कि राम मंदिर के बाद एक बड़ा माइलेज मिलने वाला है, और जिस तरीके से एक ग्रैंड शो किया गया, उसका फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश में तो नहीं मिला, यहाँ पर बाकी के राज्यों में मिला। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसकी बानगी है कि वहां तो लोगों ने कनेक्ट किया, पर उत्तर प्रदेश जो एक तरीके से इनकी मुख्य भूमि था 2014 और 2019 के चुनाव में, जो इनको राज तिलक करवा रहा था, वहां पर लोग असली मुद्दों की आस में सामने आ गए कि भाई जो हमारे असली मुद्दे हैं उनको भी एड्रेस कीजिए। You're right, and I think that reflects, but that's something for the biggest party to also reflect, go back to the boardroom and discuss where things could have gone wrong. But the fact of the matter is, let me also introduce two more guests in the studio. Mr. K.V. Prasad, senior journalist, Mr. Ajay Sethia is also a senior journalist. Mr. Prasad, to you first. The fact that it has been an upset for the BJP, we've taken reactions from Mr. Srivastava, who of course says UP has been the biggest spoiler for the Saffron Party. But at the same time, let's also reflect on the fact that it's a third term for the BJP, a straight third term, but still you're on your way to form a party. Well, form a government. You're quite right that the fact is it's getting back to a third term. I mean, as all indications are today, right now, the results, if the trends firm up into results, so the BJP-led NDA seems to be back, right? We'll have to wait for the final results. That's why I use the word. If it moves the way it does move, the BJP is back in to form the party as the government. So that's a big thing. And then this is the first. But what is important here, UP, as you pointed out, was the biggest turnaround for BJP. One, I mean, it didn't work for them. Then the other places where they didn't do well probably is also Karnataka. They didn't get as many seats as if they're losing seats in Gujarat, not a significant But loss. it hasn't been a perfect score. And Bengal is where they were expecting the seats, and look at the way Mamata Banerjee seats are showing up. So I think all these could not compensate for the loss that UP is
giving them. अजय जी, मैं आता हूँ परसेंटेज ऑफ वोट 2.5%, 3.5% 2019 से कम हुई है पोलिंग, तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी के वोटर्स बहुत कम निकले हैं? जो 2.5-3% कम जो वोटिंग हुई है उसका नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ा है, क्योंकि पहले से ही कहा जाता रहा है कि ज़्यादा अगर वोटिंग होती है तो बीजेपी को उससे सीधे तौर पर लाभ होगा, तो कहीं वहाँ पर नुकसान देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का डाटा जो अभी आया है जी, उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा नहीं है, जो पिछली बार था वही है या उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको उस ढंग से तो हम नहीं देख सकते। लेकिन ये जो टैक्टिकल अलायंस हुआ खासकर महाराष्ट्र में, यूपी में, ये बीजेपी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुए। महाराष्ट्र और यूपी, मुस्लिम, यादव और दलित, ये तीनों जब इकट्ठे हो गए और कुछ अपर कास्ट भी जुड़ा, क्योंकि राहुल के वहां पर रायबरेली लड़ने से इसका एक फायदा कांग्रेस को हुआ है। ये अलायंस ज्यादा मजबूत हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीटें इनकी ज्यादा आएंगी ये लग रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा आएंगी ऐसा नहीं लग रहा था। तो ये टैक्टिकल अलायंस दोनों स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, यूपी में काम किया। और बंगाल अनएक्सपेक्टेड है। सब लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बंगाल में सीटें जो हैं बीजेपी की बढ़ेगी। संदेश खाली में भी स्थिति कमोबेश खराब ही रही। हालांकि बंगाल में क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह की आरोपबाजी होती है, वो अलग बात है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, वो दैट इज डिफरेंट। लेकिन बंगाल सेटबैक है बीजेपी के लिए पर्सनली, और ये टैक्टिकल अलायंस की वजह से महाराष्ट्र और यूपी में नुकसान हुआ। ये 3 स्टेट्स जो है इसकी वजह से बीजेपी एकदम नीचे आ गई। जी, मुकुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल जी, एक सवाल यूपी के संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगा, और विशेष तौर पर बसपा को लेकर। माना जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा और सीधे तौर पर उसका वोट बैंक खिसक गया है या शिफ्ट हो गया है इंडिया अलायंस की तरफ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। क्या ये बात सही लगती है आपको? जी, ये बात सही लगती है। देखिए, एक जो सबसे बड़ा नैरेटिव जो कि बीएसपी के समर्थक के मन में ये घर कर गया कि संविधान बदला जा सकता है या आरक्षण पर किसी तरीके की कोई नुकसान की आशंका है, तो और जिस तरीके से चुनाव के बीच में मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश को विड्रॉ कर लिया, जितने आक्रामक तरीके से उन्होंने कैंपेन शुरू किया था और अचानक जैसे बोलते हैं टाटा फुस हो जाना, उससे जो बीएसपी के समर्थक थे वो निराश हुए और उन्हें लगा कि अब इस पार्टी से उनका भला नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बड़ी समझदारी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ वोट किया, और जिसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं कि बीएसपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। So UP may have been the spoiler, so has Rajasthan been, but at the same time there also been a turnaround for the BJP in the east. Odisha seems to have voted in favor of the BJP. Both we are seeing in the parliamentary elections, also in the assembly elections, and that's good news, Mr. Prasad, for the Saffron Party. For the first time you will be forming a government. How that's going to come about, who the chief minister will be, is something that the party will mull over in the days to come, but that comes across as indeed very good news. That is absolutely good tidings coming from the east, especially BJP was looking for a good an alliance in BJD. It was there till the last minute. People talk. We heard about this. There was something obviously the chemistry or the equation didn't quite come the way it could have come, and also the BJD also lost on what eventually the campaign point became, Odiya Ashmita, because we heard Prime Minister Modi go and say that, listen, your whole state is being taken away by somebody from Tamil Nadu, to which, if you remember, Mr. Stalin joined the issue, don't drag Tamil Nadu into this politics. So it became quite a thing, and the fact that rumors about the health of the chief minister, that he's not able to do, and the chief minister in his own party had alienated some of his senior leaders. Today, one of the senior most member of parliament, Mr. Bhartari Mata, contested from the BJP. So that shows the winds of change was blowing,
and the BJP did right by getting its people correct, the equation correct, and tapping the anger. And good for Mr. Mehta, at least he sensed that change and switched the party right before the elections. मैं ये कहता कि अजय जी ने कहा कि जिस तरीके से कई राज्यों में अलायंस किया है बीजेपी ने, उस तरीके से वर्क नहीं कर पाया, और यहाँ पर अलायंस ना करना बीजेपी के लिए प्लस हो गया। देखिए एक चीज़ है, ये कहीं हर राज्य पर राज्य बदला। तमिलनाडु में भी अलायंस नहीं किया, AIDMK के साथ जाने की बड़ी कोशिश हुई, नहीं हुआ। हाँ ये है कि वोट शेयर बढ़ा। अब मैं अजय जी ने जो बात की उसमें मुझे याद आया, अगर आप आंकड़े देखें, कुछ देर पहले मैं आंकड़े देख रहा था, यूपी में जैसे इन्होंने कहा ठीक बीजेपी 38% के आगे ठीक है, पिछले बारी 37% मिला, तो परसेंटेज ऑफ वोट्स कम नहीं हुए उनके टोटल शेयर। उसकी वजह जो इन्होंने टैक्टिकल हुआ, मैं यूपी में खास दिखाता हूँ। यूपी में 42% बीजेपी को सीट मिली, वोट आई, अखिलेश की पार्टी को 32 और 10% कांग्रेस को, तो 42 बराबर हो गए, तो उनकी सीटें तब्दील हो गई। और मायावती की BSP की 10% से भी नीचे है, तो वो जो 20% मान के चलते थे BSP की सीटें 20-25%, तो 15% शिफ्ट हुआ। कुछ बीजेपी में भी गया हो सकता है, कुछ कहीं और गया होगा। And in terms of gains, since you mentioned Tamil Nadu, Kerala has also been interesting. It's been a very close contest, particularly in Thrissur and well, Thrissur was expected BJP would do well, largely because of Mr. Suresh Gopi and his contribution. वो लगातार आगे चल रहे हैं अभी भी। हाँ नहीं, वहाँ पे लोग जो मेरी बात हुई last time also he got 3 lakh votes. नहीं, उसके बाद अजय जी उन्होंने जो मैंने बात सुना, मैं किसी से बात कर रहा था कि वो लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के संपर्क में रहे, हारने के बावजूद। तो लोगों के बीच में एक होता है भाई ठीक है हार गए आप, फिर भी ऐसा नहीं हमें छोड़ के चले गए। और चूंकि वो खुद केरल के निवासी हैं, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, अच्छा चाह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री का। और अगर अजय जी बात करें दूसरी सीट पर भी तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो लगातार शशि थरूर ट्रेल कर रहे थे, अब थोड़ा सा कुछ मार्जिनली आगे बढ़े हैं। तो वहां पर काम किया है बीजेपी ने, संगठन ने काम किया है, इसलिए वहां पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी ठीक था, क्योंकि उसने अपनी साख काफ़ी बनाई, वहाँ वर्क बहुत किया उसने, और मिनिस्टर था सेंटर में, उसका एक बेनिफिट भी रहता है, तो वो बेनिफिट उनको हुआ। लेकिन शुरू में लग रहा था कि अगर बीजेपी वहाँ जीत सकती है तो त्रिशूर सीट ही जीत सकती है, दूसरी को सीट नहीं जीत सकती। हाँ मुकाबले में आया तो अगली बार के लिए ये फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार तो पहले से ही लग रहा था कि एक सीट निकल आए तो वहाँ से बड़ी बात। लेकिन बिहार के लिए भी कहा जा रहा था कि बिहार में शायद एक कमज़ोर कड़ी साबित होंगे JDU नीतीश, लेकिन वहाँ पर नहीं, देखिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। बिहार के अंदर जितना बड़ा अलायंस बना था, वो अलायंस वर्क नहीं किया वहाँ पर ओपोजिशन का। और सबसे बड़ी बात मैं रोकना चाहूँगा, RJD के बारे में कहा जा रहा था कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई सही ढंग से चुनाव लड़ रहा है तो RJD चुनाव लड़ रही है, लेकिन RJD की स्थिति तो बहुत खराब रही। हाँ, तेजस्वी ने जितनी मेहनत की इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट जो है उतना नहीं हो पाया, क्योंकि उनके सामने जो समस्याएं आई कि उनको नॉलेज नहीं है कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान कहाँ है, उनके पास समाधान नहीं है। दूसरा, JDU जमीन पर काम कर रही है और उसका जातीय समीकरण खराब नहीं हुआ था, ये महत्वपूर्ण बात है वहाँ पर। और यादव और दूसरे जो गैर यादव OBC है, उनके अंदर एक खाई है, वो खाई वहाँ पर कायम रही। अपर कास्ट और नॉन यादव OBC, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, बीजेपी और JDU को उसका फायदा हुआ। And I think also in Bihar that loyal EBC vote bank has been extremely loyal to the JDU, and because they've also been it's been reciprocated by Mr. Kumar, the fact that he has been in power all through, be it through the opposition alliance or through the NDA alliance, but he's been there at the helm. So precisely that also helps, because you are in power, you are at the helm as the chief minister. NDA alliance को अगर फायदा हुआ है तो हम देख सकते हैं 3 स्टेट में ज्यादा हुआ है। कांग्रेस की को छोड़ दें अगर, तो महाराष्ट्र में, बंगाल में और यूपी में, ये तीनों अलायंस वाले, बंगाल में नहीं हुआ लेकिन इन दोनों में हुआ। अगर इंडिया अलायंस की इतनी सीटें बढ़ गई हैं तो इन तीनों राज्यों की सबसे ज्यादा भूमिका है। Maharashtra, since you mentioned, Maharashtra has been pretty interesting over the last few years. Also, the internal rumblings, we have seen splits in both parties, the NCP and the Shiv Sena. Could that have also been a huge factor? Because today, what people were saying, this election will show and prove who is the real Shiv Sena, the real successor to Bala Saheb Thackeray. And the number of seats that Uddhav Thackre's party is winning, whatever numbers, they're in double digits, right? इसको दूसरे तरह भी देखना चाहिए, जिसको लोग शायद नहीं देख रहे हैं, कि महाराष्ट्र में आउटसाइडर्स को कितना टिकट दिया।
यूपी में आउटसाइडर को बीजेपी ने कितना टिकट दिया? जहां जहां आउटसाइडर को ज़्यादा टिकट दिया है वहां वहां बीजेपी के वर्कर ने ही काम नहीं किया। ये भी इसको एनालिसिस अगर हम डीपली जाएंगे तो इसमें यह भी है कि संघ की भूमिका क्या थी। बीच में ये भी खबरें आती रही और अब ये खबरें प्रूव हो रही हैं कि संघ वाज नॉट हैप्पी। संघ व्यक्ति पूजा पसंद नहीं करता है और जो सारा चुनाव इस बार हुआ, मेरी गारंटी उसका भी शायद नुकसान हुआ। और बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में माना जा रहा है कि जो आखिरी वक्त पर जो मुख्यमंत्री जो है बदला गया और जो है नए एक चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो मुकुल जी क्या माना जा सकता है कि वहाँ पर स्कोर जो है 100% रहता है? अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, 2019 की बात करें एनडीए और बीजेपी के फेवर में, और इस बार जो नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, अपर हैंड रहा है बीजेपी का राजस्थान में, लेकिन बावजूद उसके 9-10 सीटों का नुकसान भी हो गया है सीधे तौर पर। क्या आखिरी वक्त में एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना वो थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ चला गया क्या? जी, ये बात सही है कि देखिए हर बार मैच की आखिरी बॉल पर छक्का लग जाए और अब मैच जीत जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता। बीजेपी को ये लगा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता और जो पार्टी का निर्णय हो उसको मान लिया जाएगा, लेकिन पार्टी का निर्णय कंसेंसस बना करके लिया जाए तब तो ठीक है, पर जिस तरीके से पर्ची निकाली गई और जिस तरीके से वो नाम आया और सारी दुनिया ने उसको देखा, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक असर पड़ा कि एक तरीके से कुछ निरंकुश सा मामला लोगों को लगा कि कोई भी चर्चा नहीं की गई, कोई विधायकों से किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई, और बात की गई तो वो सामने इस तरीके से नहीं आई, और उसका एक परिणाम है वसुंधरा राजे जी और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं राजस्थान में जो डिजर्व करते थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ना दे करके किसी एक ऐसे अनाम से चेहरे को सामने ला दिया गया। तो इससे भी लोग थोड़ा सा निराश हुए और उन्हें लगा कि हाँ, इस चुनाव में ये एक बात अपनी बताने का, दिखाने का ये एक मौका है, और आप उसका परिणाम या खामियाजा देख रहे हैं कि राजस्थान जो इनकी पूरे का पूरा एक सुरक्षित प्रदेश था, जहां अभी हाल ही में विधानसभा जीते हैं और एक बड़े शानदार मार्जिन के साथ जीते हैं, वहां पर ये नुकसान। राजस्थान में जिस तरह टिकटें काटी गई उसका भी नुकसान बीजेपी को शायद हुआ है। What about Haryana, Mr. Prasad? Was it anticipated because the way things were going on in the state politics, the BJP had to change chief ministers, that put a dent on the BJP's performance in the Lok Sabha? Well, Haryana, you see the state government... And these are states which used to give perfect score to the BJP, yes, exactly, both in 2014 and but 2019. There are factors which was moving against the government of Haryana. We had seen the rumblings within the JJP and Haryana BJP. They fell apart and that from a party which stuck to it even when the farm laws agitation was going on. You see, in that difficult time, Dushyant Chautala was under pressure to quit because of the Jats were after him, but he did not. He stuck to it. He continued. But eventually, something went wrong. They parted ways, number one. Mr. Khattar, Manohar Lal Khattar, the chief minister, had to be changed, whatever may be the reasons. But they knew something like what was affected in Rajasthan, what was affected in Madhya Pradesh or in Chhattisgarh. All these issues are showing up. So Mr. Khattar may have moved to center, probably in the sense he is now contesting Lok Sabha election. It's quite possible he was doing well in Karnal. 5-5, 6-4, 7-3. These are the three possible chances, which means 5 for the Congress as they're leading. It could be 6-4 और 7-3. अभी जो लेटेस्ट जो है 6-4 चल रहा है। 6-4. मेरा अंदाजा वैसे ही अंदाजा बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन हमने 2019 में देखा, 2014 में भी देखा, फिर 2019 में और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर जाट वर्सेस ऑल हो गया था, इस बार वो नहीं हो पाया। अजय जी, क्या इससे भी थोड़ा सा अंतर? हरियाणा में इसको इस ढंग से देखना चाहिए कि जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड ने लिया मुख्यमंत्री बदलने का, लास्ट आवर्स पे उसको बदलने की ज़रूरत नहीं थी। जो नॉन जॉट वोट था वो खट्टर के साथ था। खट्टर की एक पॉपुलैरिटी बनी थी, एक इमेज बनी थी। जब वो मुख्यमंत्री पहली बार बनाए गए थे, ही वॉज अननोन पर्सन और अभी एस्टैब्लिश्ड वो एस्टैब्लिश्ड थे। अगर उनको बदलना था तो 1 साल पहले बदल दिया होता। और फिर जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसकी जाति के वोट सिर्फ 3% हैं, तो उसको जो पंजाबी हल्का हम कह सकते हैं, जो पंजाबी पूरा वहाँ पर हरियाणा का है, वो उसको एक्सेप्ट क्यों करेगा? तो ये अगर बनाना था तो रिप्लेस उसकी जगह पर फिर किसी पंजाबी को करते तो शायद वो
फायदेमंद रहता Well, है। these would be points that the BJP will have to introspect on poor performance in several of these states. But looking at the numbers, it's 3:20 by the clock. It still seems the NDA is on its way to form the government. The BJP, of course, has not reached the absolute majority number, which is 272. But with the help of allies, the TDP and the JDU, the NDA is on its way to form a government for the third straight term. What happens, how these parties negotiate with the BJP is something that only time will tell, because it's gotten very interesting. The BJP is not inching anywhere close to the absolute majority, but NDA will form its government. How does this, or what does this mean, in fact, in the coming years for the people of the country is something that we will discuss with our veteran journalists who are joining us. And Mr. Prasad, this question leads me to the fact that regional parties have suddenly re-emerged. That's what we are seeing in several of these pockets, wherein perhaps pre-election period, even the exit polls wrote off these parties. But it seems in their own pockets, the regional parties have not just emerged, but emerged as the kingmakers. They decide who becomes the prime minister, who forms the government. Tina, let us not comment on exit polls. They have proved themselves what they have done, right? So everybody has seen that. So Absolutely way off the mark. So it's open. There is no need to comment on something. Credibility is on stake now. It's so crystal clear, right? So we don't have to get into it. They are answerable for what they did, right? Leave it at that aside. The question is, regional parties were never away. They were always a force to reckon with. If we really look at the real battles, wherever the Congress took on, or the BJP and Congress were in direct contest, the BJP came better off. Be it 5 seats and 4 seats in Himachal, 5 seats in Uttarakhand. Look at Gujarat, MP. Look at Madhya Pradesh, look at Chhattisgarh. Forget Rajasthan. Rajasthan is also because internal squabble, something which Yes. Both Rajasthan and Haryana have paid the price. Not Haryana. Haryana, the mood was different. I would distinguish between Haryana and Rajasthan, because Rajasthan, even though mood may have been there, it is the internal issues that मतलब राजस्थान में हम बीजेपी फिर भी जीत सकती थी। हाँ, अगर वो हरियाणा में वो स्थिति नहीं थी। देखिए, वसुंधरा राजे को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया चुनाव में। एक नहीं, फोर्स तो कुछ थी, एक नेता कुछ तो थी। जो है निर्दलीय उम्मीदवार, तो कहा जा रहा है कि शायद वहीं से ही आपने एक बात, अजय ने जो बात, खासा नुकसान हो गया बीजेपी। जी, अजय ने जो बात की, मुझे याद आ रहा है जब वसुंधरा राजे से पूछा गया कि झालावाड़ पाटन से तो आपको कोई समस्या नहीं है, तो उन्होंने बोला भाई ऐसे नहीं होता, चुनाव है तो चुनाव है। बहुत सटीक सा स्टेटमेंट था, चुनाव तो चुनाव ही होता है। आपको याद होगा, चुनाव की तरह ही लड़ा जाता। तो उससे एक समझ जाइए कि वो उनको, उनके व्यथा क्या थी, उनको वो कहना क्या चाह रही थी। मतलब एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि बीजेपी हाईकमांड राजस्थान को समझ नहीं पाई। आप पिछली विधानसभा का चुनाव देखिए 2018 का, उस समय एक ही फेस को दिखा करके चुनाव लड़ा जा रहा था, जबकि वसुंधरा राजे उस वक्त मुख्यमंत्री थी। उनको आगे नहीं किया गया। अंतिम एक सप्ताह में, प्रचार के अंतिम एक सप्ताह में वसुंधरा के हाथ में बागडोर दे दी गई थी। और उस वक्त ही मैंने 2-3 टीवी चैनलों पर डिबेट में था, यहाँ पर भी था, तो मैंने ये कहा था कि अब 70 क्रॉस करेगी बीजेपी, और वही हुआ। आप लोकल क्षेत्रप जो हैं, नेता जो हैं, उनको इग्नोर करके चुनाव नहीं जीत सकते। अब देखिए, खट्टर हरियाणा में क्षेत्रप बन गए थे, वसुंधरा वहाँ क्षेत्रप थी। चेहरा भले ही प्रोजेक्ट नहीं किया था मध्य प्रदेश में, लेकिन शिवराज सिंह चेहरा थे, जो सक्रिय रहे। हाँ, पूरे सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे, सबसे ज़्यादा पब्लिक मीटिंग उन्होंने की। तो क्षेत्रप के, देखिए कांग्रेस का ये जो सारा सर्वनाश हुआ, वो क्यों हुआ? सारा फोर्स जो थी वो आ गई सेंटर के हाथ में, और क्षेत्रप जो है एकदम किनारे कर दिए गए। सेंटर तय करता था मुख्यमंत्री कौन होगा, सेंटर तय करता था प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। पिछले 30-40 साल से कांग्रेस में कोई चुनाव ही नहीं हुआ संगठनात्मक दृष्टि से। वही चीज़ अगर बीजेपी में आएगी, तो मैंने लंबे समय से ये कह रहा हूँ कि उसी रास्ते पर ही बीजेपी भी जाएगी जिस रास्ते पर कांग्रेस गई। और देखिए फर्क पड़ा, कर्नाटक में आपने रीजनल लीडरशिप को प्रमोट किया, सिद्धरामैया आगे रहे। तेलंगाना में आपने रेवंत रेड्डी के हाथ में बागडोर दी, तो सरकार में फर्क पड़ा। तो ये रीजनल लीडर्स को आप इतना अंडरमाइन नहीं कर सकते पॉलिटिकल। और कांग्रेस ने इसको समझ लिया है। अब कांग्रेस अब रीजनल लीडर्स को महत्व दे रही है, वो तो आगे बढ़ रही है वो जी। और कहीं ना कहीं मुकुल जी, अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए को तो क्लियर कट मेजॉरिटी मिल गई है। बीजेपी को खाली अगर देखा जाए तो वो खासी दूर है, लेकिन अभी से फ़ोन की घंटियां जो है बजनी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है शरद पवार जी ने बात की है नीतीश जी से, माना जा रहा है स्टालिन ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से। तो कमोबेश जो एक अलायंस वाली सरकारें पहले चला करती थी 2014 से
पहले की स्थिति में क्या फिर से भारतीय राजनीति इस चुनाव के बाद या इस चुनाव के परिणाम के बाद पहुंचती नजर आ रही है क्या? देखिए नहीं, गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है, लेकिन उसके बावजूद राजनीति का एक प्रसिद्ध मुहावरा है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और अस्थायी दुश्मन नहीं होता। तो खास करके जो दो बड़े चेहरे बीजेपी के साथ एनडीए में जुड़े हुए हैं, उनका इतिहास ही पलटू राम का माना जाता है, वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे नीतीश कुमार जी हो। तो अभी देयर इज मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। ये अंतिम फैसला जब तक नहीं हो जाता है और जब तक राष्ट्रपति जी न्योता नहीं दे देती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि नई सरकार एनडीए की ही बन रही, क्योंकि अंतर कोई बहुत ज्यादा का नहीं है, 30-32 सीटों का है। और 30-32 सीटों में ये एक जाहिर सी बात है कि 10 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार रह चुकी है और इनके काम करने के तौर तरीके से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। पर पहले उन्हें लग रहा था कि हाँ, सत्ता में एक छोटा सा हिस्सा मिल सकता है, लेकिन अगर वो इंडिया या इंडी गठबंधन के साथ आएंगे तो चूंकि वो एक बहुत सारे गठबंधनों का समूह है, वहां उनकी ज्यादा सुनवाई होगी बनस्पत इसके कि इंडिया गठबंधन में। अगर आपको याद करें कि जैसे चिराग पासवान का ही हम उदाहरण ले कि इनके चाचा जी को जो है पिछली गवर्नमेंट में बहुत स्थान मिल गया, चिराग पासवान को अपना घर तक खाली करना पड़ा, तो बड़ी असहज स्थिति का शिकार हुए, लेकिन उनके पास कोई और ऐसा विकल्प नहीं था। पर अब अगर एलजेपी बढ़िया प्रदर्शन करती है और चूंकि वैचारिक स्तर पर ये लोग इंडी गठबंधन के ज्यादा करीब पाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हम अभी आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने चाहते हैं। Indeed, the point that sir is making, that's where the role of the regional parties, particularly those that we've seen have swung both ways. Both TDP and JDU, they've been part of both NDA and the opposition alliance. They will play the role of the kingmaker. They will make sure that all their promises are fulfilled by either side, and whoever does that, they swing that way. That is something that will play out in the days to come. But for the moment, as we speak, the results have also begun to trickle in. There are 3-4 seats for which the Election Commission has declared results. One of them is Jaipur seat, where BJP's Manju Sharma has won. The results have been declared. Charanjit Singh Channi has won Jalandhar, and the BJP has also won the Chitradurg seat of Karnataka. Mr. Govind Magthappa, that has gone to the BJP. Now, Karnataka, Mr. Prasad, has been another state. We've seen, although in the assembly elections they voted in huge numbers for the Congress party, when it came to the parliamentary elections, they would usually go with the BJP. This time the numbers have severely been dented. So it means that the regional leaders that we were speaking about, that the Congress has now given power to, they are the ones who are deciding on the candidates, on the poll strategy. That somewhere has paid off, and the Congress party has bounced back in Karnataka. Well, there are two things here. The BJP got a good alliance done with the JDS. Thereby, it kind of dented the DK Shiv Kumar's attempt to the Vokalinga votes, because that was important. And don't forget that within the Congress there is internal issues. Siddaramaiah versus DK Shiv Kumar. So there are lots of people, senior leaders, who felt they were ignored, they were not accommodated. So all those factors do work. And remember, people of many states vote differently when they vote for the state, vote differently when they vote for the national elections. There are many states that are discerning, except probably Andhra Pradesh. If you notice, in the last 30 years, Andhra Pradesh has always voted for the party whom they voted in the state. Look at it from TDP onwards. Very rarely you would have the bulk of MPs coming from a different party. This has been largely a trend. So it again speaks about the voters' confidence in the leadership. 1A. Here, I think the internal issues within Congress in Karnataka was very clear to everybody who knew about it. Even though it is the home state of the party chief, Mr. Kharge, there was very little, his own estimation was not as high as even what the seats show up. ये इसका एक और भी वजह हो सकती है क्या कि वहाँ के वोटर्स को शायद इतना अनुमान ही नहीं था कि लोकसभा चुनाव में इतना बेहतरीन प्रदर्शन विपक्ष का हो सकता है। एक वजह ये भी रही थी कि भाई जीतना तो जो है बीजेपी को, एनडीए और मोदी जी को है, इसलिए उस तरीके से जी याद रखिए, आपको तो ज्ञात है ही
कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कर्नाटक से रहा। जी। दक्षिण भारत में अगर कोई गढ़ रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो कर्नाटका था। अब ये ज़रूर है कि शायद केरल में वहाँ पे कमल खिलेगा, वहाँ के लोकसभा से हो सकता है। अभी तो जो तो वो गढ़ बीजेपी ने आज तक नहीं छोड़ा, और येदियुरप्पा की वापसी हुई और उनके लड़के को वहाँ पे बागडोर दी गई पार्टी की, ये सब आपके सामने है। तो लेकिन इश्यूज बहुत थोड़े से मायने रखते हैं किसी भी चुनाव के लिए, और हमने देखा कि जब भी मोदी जी किसी भी चुनाव में उतरते हैं तो वो अपनी पिच तैयार करते हैं और विपक्ष को उस पर खिलाते हैं। इस बार क्या आपको लगा कि शायद पिच जो है विपक्ष ने तैयार की थी और खेल रहे थे मोदी जी? क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी और रिजर्वेशन का इश्यू उठा, जिस तरीके से संविधान का मामला कहाँ से सामने आ गया, उस पर बैटिंग करना शुरू कर दिया था मोदी जी ने। तो थोड़ा सा फर्स्ट फेज के बाद जी बांसवाड़ा में जी जब प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम पहली बार किया, मंगलसूत्र ये सब जब किया, तो उसके बाद जो मेरी जानकारी है, इंडी में एक बातचीत हुई कि अगर वो हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं तो हम संविधान और आरक्षण क्यों नहीं करें। तो उन्होंने संविधान और आरक्षण कर दिया। इसमें क्या हुआ कि बैकफुट पर आ गई बीजेपी, उनको जवाब देना पड़ा। अमित शाह ने जवाब दिया, आपको याद होगा कि नहीं, हम कोई संविधान नहीं बदल रहे, हम आरक्षण नहीं बदल रहे। आप बताइए, पीएम ने अम्बेडकर खुद नहीं करेंगे। पहले आपने पिच जो बनाई थी खुद, वो पिच खुद बिगाड़ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पिच को खुद बिगाड़ ली और डिफेंसिव हो गए। सेकंड फेज से ही डिफेंसिव होना शुरू हो गए। उसका एक लाभ जो है वो इंडिया अलायंस को पूरे देश में हुआ। So many issues that may have caused that number reduction for the BJP, but for now the BJP along with the allies is headed to form a government. What's going to be different this time around is something that we should discuss, Pratibim, with eminent journalists who have seen how the country has changed under the absolute majority of BJP, and now it's going to be a different government, because if you do not touch the 272 mark, you're going to be held back by allies. I mean, you can't take decisions like you did since 2014 until now. Mr. Prasad, what changes, even if BJP is at the center, in terms of taking decisions, in terms of at least the reformative changes that we've seen happen since 2014? मैं इसके साथ दो चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, 2500 जो है बाजार जो है वो अब चला गया था, और जैसे ही आज रियल नतीजे आने शुरू हुए, 6000 6500 डाउन चला गया, थोड़ा रिकवरी हुई है। तो सीधे तौर पर यह है कि अगर इस तरीके की सरकार बनती है तो डीरेल हो जाएगी क्या जो हम लोगों ने एक गति पकड़ी है विकास को लेकर, और जो संकल्प लिया गया है विकसित भारत का। प्रदीप जी, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। 2004 पे आप वापस जाइए। जिस दिन 2004 के आंकड़े आए, अजय को भी याद होगा, सेंसेक्स इतना लुढ़का था कि शेयर मार्केट को अपना ट्रिगर करना पड़ा और ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। और उसके बाद जब लग रहा था कि यूपीए तब गठन हो रहा था, तो बर्दन साहब मरूम जो रहे एपी बर्दन से, उनसे पूछा, अरे सर स्टॉक मार्केट गिर रही है, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाए स्टॉक मार्केट, तो उससे और गिर गया। याद है आपको? तो लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट बढ़ा, क्योंकि ये आप 91 से देखिए, जब से भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, तब से लोग कह रहे हैं कि भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म से वापस जाएगा। लेकिन 91 से जो भी सरकार रही वो रिफॉर्म को आगे लेके गई, पीछे नहीं हटी। चाहे वो देवेगौड़ा की संयुक्त सरकार हो, चाहे वो बाद में वाजपेयी जी की सरकार 99 वो भी कोalition थी। आ गया था ना, हमें सोना गिरवी रखना पड़ गया वो था। वो तो चंद्रशेखर जी के साथ, वो चंद्रशेखर जी की सरकार थी, और यशवंत सिन्हा थे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर। वो परिस्थिति अलग थी। वो सोना किस वजह से गया उसकी परिस्थिति अलग है, और वो सरकार अलग थी। लेकिन 91 के बाद प्रणब मुखर्जी अब तो रहे नहीं हमारे बीच, उन्होंने संसद में कई बारी कहा कि मुझे याद है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का दृश्य नहीं देखना चाहूँगा कि हमें अपना सोना बाहर रखना पड़े। इसी संसद में कहा था जहाँ से 100 मीटर दूर हम लोग बैठे हैं। दोनों हाउसेस में कहा कि आई रिमेंबर दोज डेज। शब्द कोई, उनका भाव ये था, शब्द कुछ और इस्तेमाल हुए होंगे। तो सवाल ये है कि रिफॉर्म्स इज़ अ प्रोसेस, कोई भी सरकार पीछे नहीं हट सकती। अब सोना भी हम वापस भी लेके आए, वो तो नहीं, वो तो खैर वो तो जो भी है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, ये थर्ड जनरेशन रिफॉर्म की बात चल रही है। आर्थिक नेसेसिटी है कि आप आगे बढ़िए, पीछे तो हट ही सकते हैं। जब 91 में आपको याद हो, मनमोहन सिंह जी ने व्हेन ही प्रेजेंट द गवर्नमेंट, ही सेड रिफॉर्म्स के लिए दिस इज द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, दिस इज द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। एंड उस वक्त ही वाज अंडर सिवियर अटैक
इन एंड कोएलिशन सरकार 200 लोग थे उनके पास सिर्फ, लेकिन So we'll continue with this discussion as to how it's going to go in the next few hours. Very few, very less time in fact left for the results to be declared, because now we are seeing the seats, the wins are being declared by the Election Commission, and until now the picture is not clear. The NDA has now come down to 293, the India Alliance on 232, and the others on 18. So still I think a couple of hours before we get to know the exact picture of how things are panning out. As we speak, back channel talks are already on. So it's been a dent for the BJP in the Hindi heartland, also in states like Karnataka, but in Kerala, things seem to be on the brighter side. The Saffron Party is actually on its way to put its foot in the door in Kerala, and that's going to be a history for the party. Adarsh Kuniliam is a political analyst. He joins us from the state to give us a clear picture of how things are turning out in the southern state. Adarsh, thank you for your time. Welcome to Sunset TV. Give us a clear picture of how things stand at the moment in Kerala. Will the BJP, through Mr. Suresh Gopi, be able to open its account in Kerala? Yes, BJP seems to be gearing up to open its account through Suresh Gopi this time. Already Suresh Gopi sir is leading with more than 75,000 votes. This is the first time in the history of Kerala that BJP is making a presence into the Lok Sabha. So BJP is also, there are triangular fights going on in some other constituencies as well, but as of now, Thrissur seems to be certain for the BJP. So that's a silver lining for the BJP in Kerala. That's one state where history has already been created. And if, the numbers hold, if the BJP, with the help of its allies, is able to form the government, that's going to be another record. Perhaps he's going to match the record with Pandit Jawaharlal Nehru for a straight third term. But that's something we'll have to wait for, because how the TDP and the JDU negotiate with the BJP is something that we'll have to absolutely wait for until 6 p.m. till the picture is clear. For now, it's the BJP headed towards the NDA, in fact, headed towards forming the government. Others have the celebrations already begun. The BJP must be really happy, at least the state cadre, because it's something that they must not have hoped for so early. Their vote share had increased the last time around, but it did not translate into a seat. I remember it was Mr. Rajgopal who came the closest, but still he could not win the seat. Yes, the celebration seems to have already started at Malarji Bhavan, which is the headquarters of the Bharatiya Janata Party. So the people are very joyous, because it has been 75 years that the Karyakartas of all the Jan Sangh and everybody has been waiting for this, the senior Karyakartas and everybody. So the people are very joyful about this. There was a moment when we were expecting Rajiv Chandrasekhar also to win from Trivandrum, but right now he has gone far behind. So what is so unique about this is the social dynamics of Kerala seems to be changing, because as we already know, the Kerala is a state where two minority communities have a very big say in formation of the government, whether it is the state government or whether it is the union government. The Muslims as well as the Christian community have always had a dominant say. This time, it looks like the Christian community had shown a significant swing towards the BJP, and perhaps that is the reason why the Suresh Gopi sir was able to open his account at Thrissur, because he seems to have got a significant amount of Christian votes apart from the Hindu votes present in the region. So already, as we know, in the last election, it was roughly close to 14%. This time it looks like the 20% vote share may be breached. ये आदर्श क्या स्थानीय चेहरा रखा और पॉपुलर चेहरा था, इसलिए यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी पहली बार केरल में एक लोकसभा सीट जीतती हुई नजर आ रही है एक बार, या फिर वहाँ पर संघ का बरसों से काम है, उसका लाभ अब जाकर बीजेपी को मिलने लगा है? नहीं, संघ यहाँ बहुत पहले भी था। संघ का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। अभी दो मंडल मतलब दो नॉर्थर्न केरला और सदर्न केरला भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बीजेपी उतना नहीं था। बीजेपी का इमेज ये था कि वो एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है। यहाँ तक पॉलिटिक्स कैसा है कि वो एक बार यूडीएफ आएगा और दूसरे बार एलडीएफ आएगा, इसे शिफ्ट रेगुलरली हैपेंस।
बट इस बार ये पहले बार है जो केरल में एक स्पेशलिटी है कि राम मंदिर का वो इनॉग्रेशन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है यहाँ बिकॉज क्योंकि ये है कि केरल में एक स्टेट है एक मंथ पूरा हम रामायण का सेलिब्रेशन करते हैं हर साल में तो we seems to be that the image of the BJP as a North Indian party or a party that has roots in Northern India and in Central India seems to be changing, and people are significantly embracing the party at grassroots here. So that's one turnaround story, Mr. Prasad, that the fact that although you've lost your stronghold and some seats in the Hindi heartland, perhaps the Ram temple didn't resonate as much as you would have expected in Uttar Pradesh, but down south it has made a significant impact, be it because of the face that they chose. Mr. Suresh Gopi is a popular face, he's an award-winning actor, but also the fact that RSS has worked hard, and what Adarsh is suggesting is interesting, that the Ram temple did resonate among the Hindus. Well, it's good, and the biggest thing is significant is the BJP has been able to prize open that state for itself. And mind you, the RSS work has always been strong in Kerala. It's not that it's today. RSS has always been traditionally very strong in Kerala, especially the southern parts of Kerala, is what my understanding is. But somehow that thing never translated into vote. The nearest the BJP got was Nemam. Or Nemam or Rajgopal was elected as the MLA for the first and only time. After that, they could not. तो अजय सर ये कह सकते हैं कि पैर अटका दिया है, अब आगे थोड़ा ठीक है आगे. देखिए, इनके विश्लेषण से मैं बिल्कुल सहमत नहीं. केरल में अगर राम मंदिर का इम्पैक्ट होता तो 3-4 सीटों पर बढ़ रहे होते. पतनमतिट्टा एक उसमें 3-4 सीटों पर बढ़ रहे होते. राम मंदिर का इम्पैक्ट केरल में बिल्कुल नहीं, केरल क्या पूरे देश में बिल्कुल नहीं हुआ. उसकी वजह मुझे लगता है ये है कि जब इनॉग्रेशन हुआ दैट टाइम वाज नॉट करेक्ट. वो इनॉग्रेशन 1 महीना पहले कर दिया गया. अगर सही समय पर किया होता, रामनवमी पर जैसे कहा जा रहा था, हाँ, रामनवमी पर किया होता और तो शायद उसका इम्पैक्ट देश में हो सकता था. कुछ शंकराचार्यों की कुछ आपत्ति, कुछ शंकराचार्यों ने सबसे बड़ी बात यह है कि केरल में उसके प्रभाव की बात यहाँ पर की जा रही है. फैजाबाद और अयोध्या की सीट भी बहुत डाइसी, पूरे यूपी में वो तो बिल्कुल बगल की है और वहीं की सीट. There could be some impact because I remember when the Sabarimala verdict happened, I remember the kind of anger that was there among the Hindus there. So perhaps they are very, emotive about these issues. It does happen in India. Perhaps religion is one thread wherein you can't mess up with. So there could be some, because he's an analyst based there on the ground, there could be some fragment of population. Maybe he has inputs which is different from what you and I have taken. Of course, there could be differences, but the fact is he's on the ground. देखिए, शंकराचार्य वाला जो इशू इन्होंने उठाया, बीजेपी उसको काउंटर नहीं कर सकी. जबकि कोई भी शंकराचार्य कभी भी किसी मंदिर के इनॉग्रेशन पर आज तक कभी इतिहास में नहीं गया. मंदिर से ऊपर है शंकराचार्य का पद. ये विषय अलग हो गया. हाँ. लेकिन एक एटमॉस्फेयर, लेकिन एटमॉस्फेयर बन ही गया था ना. शंकराचार्यों ने एटमॉस्फेयर बना दिया. ये काउंटर बनने का भी एटमॉस्फेयर बन गया था. पूरे देश में एक उत्साह था, उमंग थी और अलग अलग जगह. टाइमिंग वाज रॉन्ग. इनॉग्रेशन टाइमिंग वाज रॉन्ग. वो अब आप कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त तो मान रहे थे. This is something that there's a difference on. These are factors which can go both ways. Of course, it can go both ways, and it's something that can be argued both ways. Adarsh, if you're still with us, I have another question. And since you have also worked in the neighboring state of Karnataka, Adarsh, are you still with us? Yes. Please. So, since you've also worked in Karnataka, Karnataka seems to be very interesting both ways. I mean, it's an important state for the BJP. It's been their only stronghold until now in the southern part of the country. But what about their performance this time? Until the last time around, I remember, even though at the regional level, if the people would elect the Congress, in the parliamentary elections, they would go with, the majority would go with the BJP. What worked or what didn't work this time around? The first thing that I think went wrong was the state election. State election had a huge impact. And in Karnataka, it's all about the balance between the Vokaliga and the Lingayat community. That is what decides the politics of the Karnataka as a whole. So what happened was that the Vokaliga first time had a strong leader since the Devagowda ji, that is the Shivakumar ji.
had emerged as a DK Shivakumar has emerged as a leader and the face of the Vokalika community. So they have a very significant amount of vote share in Karnataka. So when DK Shivakumar emerged as the face of the party, the Vokalikas naturally began to trust the Congress party. So there was also a lot of issue that happened in the state assembly and the things that followed. But the alliance with the JDS and the BJP, that did not go down deep with the BJP Karyakartas as well, because the alliance came too late. It was not an expected alliance. It was, there were confusions at both the levels between the JDS Karyakartas as well as the BJP Karyakartas. And then came the Prajwal Revanna issue, although that became public after the voting had already happened at Hassan. That came about after the voting had happened. Yeah, that came in after the voting to the media, but the issue was already people of the region, that is the Hassan and the Tumkur and Hassan and Mandya and all this region, people already knew this issue was there. So that also created a stir within the association within this JDS BJP bond homie. So all these issues were already there. Then the Hubali murder of the young girl, that seems to have worked in against the Congress party at that point of time. Of But the still several there things were, that Adarsh is pointing out, Raja sir, the one point that I would like to take to you is the selection of alliances perhaps. What we are seeing with the India alliances, all their allies have performed really well. In case of NDA, it's just the two that we are discussing. But largely, if we look at the other allies, there are many. Apna Dal in UP, Karnataka, JDS, Adarsh was pointing out, they've not performed as they should have, considering the amount of vote bank or vote share that they enjoy in their respective states. JDS तो शायद 2 सीटें जीत गया है, लेकिन देखिए, दो जो एलाइज हैं जेडीयू और टीडीपी, दोनों ही लास्ट समय पर आए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण है, दोनों ही लास्ट समय पर आए हैं। अदरवाइज पिछले 10 सालों में लगातार एनडीए की स्थिति खराब होती चली गई, एनडीए के घटक छोड़ते चले गए और 2004 में भी यही हुआ था। 1999 से लेकर के 2004 तक सारे बड़े जो एलाइज थे वो छोड़ के चले गए थे। इस बार भी ये हुआ कि इस पूरे कार्यकाल में 10 साल में एलाइज छोड़ते चले गए। ये दोनों एलाइज भी लास्ट में आए हैं, तब आकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जाकर के 300 के आसपास अगर पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब एलाइज की भूमिका जातीय आधार पर करें या कैसे भी करें वो आपको करनी पड़ेगी। इस इलेक्शन ने ये भी एक बात साबित कर दी है कि भले ही पिछली 2 बार 14 में और 19 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन अभी जनता की मानसिकता जो है वो क्षेत्रीय दलों के बीच में अटकी हुई है। ये बात समझ लेनी चाहिए। क्षेत्रीय दल अपने आप में मजबूत हुए हैं, उनके पास बड़ा अल्टरनेटिव आ गया था। पहले जैसे कांग्रेस था तो बीजेपी एक अल्टरनेटिव बन गया था पूरे देश में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने क्षत्रप को खड़े कर लेती, महत्व देती, तो पार्टी खड़ी होती। अब पार्टी नहीं खड़ी हुई, इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और देखता हूँ केवी प्रसाद जी, बीजेपी ने बरसों से अपने मैनिफेस्टो में जो बिंदु समाहित किए थे, वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, वो तमाम काम इस कार्यकाल में पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या इसको लेकर भी थोड़ा सा बीजेपी का सपोर्टर और वोटर थोड़ा सा उदासीन हो गया है कि भाई सब कुछ जो हमें चाहिए था वो तो मिल ही गया है, तो उसने उस तरीके से बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग नहीं किया? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ये तो पार्टी ने एक अलग ही नारा दिया था कि विकसित भारत का एक संकल्प दिखाया था। आपको एक अग्रसर और कहा, लेकिन वो जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो उसको फैसिनेट करते हैं वो सारे बिंदु। वो आपकी बात ठीक है, हो सकता है लेकिन एक चीज़ मैं अजय जी ने जो बात की उसमें जोड़ना चाहूँगा। सबसे पुराने 2 साथी इस कार्यकाल में अकाली दल और शिवसेना, जो कि 96 में आ गए थे आपके पास, जबकि वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार चली, तब से साथ थे, वो बीच रास्ते में छोड़ गया आपको राजनीतिक कारणों की वजह से। उसमें विघटन हुआ, अकाली दल नहीं आया, शिवसेना में विघटन हो गया, आधे इधर आए, एनसीपी के कुछ आए, तो वो अलग है, वो भी एक। The fact of the matter is Akali has also not been performing that well in Punjab. They would not, because Akalis have lost a lot of ground. Mr. Badal, अलायंस का तो नुकसान हो गया। अलायंस का तो नुकसान हो गया। They could not.
नाउ द पॉइंट है जो आपने कहा प्रतिबिंब जी, हो सकता है कोर वोटर के लिए कुछ नया नहीं देखा कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद जो पिछले 500 साल से कोशिश थी प्रधानमंत्री मोदी की विकास की ओर ज़्यादा आकर्षित करें, भारत को जो है एक विकसित राष्ट्र के पंक्ति में लाके खड़े करें, 2047 का उन्होंने जो विजन रखा है वो ट्रांसलेट होने में वक्त तो लगेगा, तो इतनी दूर की शायद कुछ लोग तैयार नहीं है सोचने के लिए। नहीं, और कहीं ना कहीं शायद ये था विद रिपीटेड campaigns that he spoke in, we heard of course there was the development pitch, but he expected the women voters, the young voters to at least get attracted and come out of that I have a different thing on development issue. If you really look at it, development leading to results in elections is very difficult. I'll give you 2-3 examples which can probably just prove the point I have. If development was the reason, Sheila Dikshit would never lost Delhi. Right? Absolutely. We've seen that development. If development was the reason, Chandrababu Naidu would not have lost Andhra in the first state. 2004, because 99 Cyberabad, which he claims is his baby, is still bursting at seams in the sense. मनोज जोशी से एक बार मैंने इंटरव्यू किया था, चुनाव चल रहे थे, 2004 के थे, तो उनसे मैंने यही पूछा कि क्या विकास के काम करना जीत की गारंटी है, तो उन्होंने बड़े उदास होकर कहा था नहीं। क्या ये बात हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया के लिए एक थोड़ा सा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विषय है कि केवल विकास के आधार पर अगर आप वोट मांगने जाएं या जीत की जो है आशा करें, वो सही नहीं है। देखिए 2014 और 2019 में भाजपा जीती हिंदुत्व पर, 19 थोड़ा और भी परिप्रेक्ष्य थोड़ा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा वो भी कुल मिलाकर के हिंदुत्व के साथ ही जुड़ता है। जो भी तो उसमें भी ये हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा आपको मिल गई है, राम मंदिर आपको मिल गया है, नहीं अब क्या नहीं, इस बार क्या हुआ है कि वो हिंदुत्व एकजुट नहीं रख पाए, एनडीए नहीं रख पाया, बीजेपी नहीं रख पाया, और इस बार का चुनाव वोटिंग जाति आधार पर हुआ, उसको कंट्रोल नहीं कर पाई बीजेपी, जातियां फिर से प्रभावी हो गई। चाहे आप यूपी देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, या और कोई भी राज्य देख लीजिए, जाति आधार पर इस बार वोटिंग हुई। बिहार में और वो वोटिंग क्यों हुई? और क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ठीक था जातियों का। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट फेज के बाद जब इसको फिर से वो हिंदू मुस्लिम बना दिया, और उसकी काट में जो इंडी अलायंस ने आरक्षण को मुद्दा बना दिया, वो नीचे तक चला गया। और जैसे कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, दलित वोट सारा बीएसपी का शिफ्ट हो गया समाजवादी पार्टी में, तो वो वहां पर जो कॉम्बिनेशन हुआ दलित यादव और मुस्लिम का हो गया कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर एक बात चीज और देखने को मिली कि अखिलेश यादव ने इस बार जो है जो यादव कैंडिडेट उतारा करते थे वहां पर उनको नहीं पीछे कर लिया, और उन्होंने दूसरे कास्ट और पीडीए को प्रैक्टिकली उन्होंने इस्तेमाल किया चुनाव में जी, असेंबली में नहीं किया था। इस बार पीडीएफ को इस्तेमाल लोकसभा के चुनाव में उन्होंने किया, सिर्फ अपने परिवार के यादवों को सिर्फ अपने परिवार के यादवों को टिकट दिया, बाकी सारे उसने टिकट बांटे, और दलितों को टिकट दिए अच्छे खासे। इस बात पे सेठी जी प्रतिनिधि मुझे याद आ रहा है, 2000 चुनाव से पहले मैं मायावती जी से मिला था, तब असेंबली चुनाव होने थे, तो यहीं शाहजहां यहाँ रहते थे, तो हिंदू में मैं काम करता, तो वैसे ही बात करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा इस बार ही हम हर वर्ग को टिकट बांटेंगे। तो मैंने उनसे पूछा जो आपका जो फेमस नारा था उसका क्या होगा? हंस के बोली हम सोचते हैं कि आप हमारे ये लोग स्वर्ण जाति हमारे साथ बैठेंगे तो हमारी चीज़ समझने लगेंगे। तो वही शायद कहीं ना कहीं पीडीए का जो अलायंस है, जो नीतीश जी जो आप कह रहे थे अति पिछड़ा वर्ग, एक बड़ा उन्होंने दूसरा एक नारा दिया था, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो नारे तो हैं, समय को देखते हुए बदल जाते हैं राजनीति में, और समझाने के तरीके होते हैं, लोगों को समझाने के तरीके होते हैं, वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि समीकरण को ऑल इंक्लूसिव जो अखिलेश ने कोशिश की, ऑल इंक्लूसिव कि मैक्सिमम लोगों को आप इकट्ठा करके लाएं, जो कि शायद 2014 में बीजेपी ने किया, कंसोलिडेट किया ईबीसीज ओबीसीज को, जो इन्होंने कंसोलिडेट किया हिंदुत्व, ये जो Perhaps in the last 10 years, BJP would have hoped that that is not an issue anymore. But 2024 is a reality check. You'll have to go back to the drawing board, discuss that these also issues because these were issues will matter. Because these elections were fought on issues which actually resonated with people. People talked about price rise. People talked about unemployment. I mean, the opposition parties kept on raising these issues. Probably BJP could not explain that. Yes, if I'm not mistaken.
दे केप्ट ऑन, जो जिस पिच की आप बात कर रहे हैं उसी पिच पे आरक्षण संविधान के बाद एक और चीज जुड़ गई। मैंने देखा पूरे कैंपेन के दौरान, जैसे ही केजरीवाल साहब जेल से बाहर आए, उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप मोदी जी के लिए तो वोट कर ही नहीं रहे हैं, आप अमित शाह जी के लिए वोट कर रहे हैं। तो क्या वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने में कामयाब रहा क्या? नहीं, वो तो ऐसे चुटकुलेबाजी है, इसके अलावा उसको कोई महत्व नहीं है। नहीं, लेकिन सफाई तो देनी पड़ी। नहीं, लेकिन स्पष्टीकरण देना पड़ा उसके लिए। नहीं, दिल्ली में क्या असर हुआ उसका? दिल्ली से ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ है केजरीवाल का? तो दिल्ली पे कोई असर नहीं हुआ ना। तो वो तो एक शगुफेबाजी डायलॉग है, उसका कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बीजेपी अगर डाउन जा रही है, 30 सीटें उसकी 32 सीटें घटेंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अभी भी लगता है कि 270 के आसपास पहुंचेगी। अगर 270 के आसपास नहीं पहुंचती, 240-45 ही रहती हैं, तो ये सरकार प्रैक्टिकली जो है एनडीए की सरकार होगी और प्राइम मिनिस्टर पावरफुल नहीं होगा। और Exactly, उनके साथ दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं जो एलाइज के हो सकते हैं। That's what is concerning, and that's the question I was coming to, Mr. Prasad. The fact that you needed big ticket reforms, you needed the BJP to come in big and take some big reforms which would perhaps lay the roadmap for your 2047 Viksit Bharat. The Prime Minister held a meeting with the cabinet in the last meeting, and he asked them to work on work on several priorities for the first 100 days of the government. The fact that this mandate weakens the government, you don't come in with that kind of brute majority. I'll still go back to the same thing which I said before. This could be a temporary setback. One. B, what happens is the room for negotiation increases. If you have allies on board, you have greater scope for negotiations, which was probably not needed because you had the sole majority. वो एक है कि भाई आपको ज़्यादा लोगों को सम्मिलित करके, जैसे आपको याद हो यूपीए सरकार में जब पहली सरकार थी, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स में हाथ रोकना पड़ा क्योंकि वाम दल उनको नहीं मान रहे थे। नेगोशिएट किया, कुछ चीज़ हुई, कुछ चीज़ नहीं हुई। What the current numbers are reflecting is the NDA has gone down to 293, and the BJP on its own for now is leading on 240 seats. It has already won 3 of them, so a total of 243 seats for which the Election Commission has shown the results and the trends. The Indian National Congress stands at 96, on which it's leading for the moment. 3 they have won, so that makes it to the total of 99. It seems, of course, the gain for the Congress means a setback for the BJP, and that is where that negotiation will happen between the allies. So the kingmakers clearly are the TDP and the JDU today. Whether they go with the NDA, whether they go with India is something that we will understand in the next few hours from now. As we speak, the back channel talks are already underway. The NDA, in fact, the Twitter is abuzz that Chandrababu Naidu could be made the NDA convener, and he could be the one who could be taking calls on which way the NDA goes. But at the same time, Sharad Pawar, a veteran politician, he has come into the picture. He's speaking both to Mr. Naidu and to Mr. Nitish Kumar, and looking at all probabilities, whether the India alliance will be able to form a government, what their numbers are along with TDP and JDU is something that is, of course, not spoken much about because the numbers are way far behind. But as of now, BJP with TDP and JDU, both parties have asserted they are very much with the NDA. How things pan out, even if it is good news for the BJP, but as our guests have been discussing, it wouldn't be like the last 10 years. The Prime Minister and the BJP government will have to perhaps hold back on a lot of things that they have done. For example, the big ticket reforms that they have done, decisions like Article 370 that they undertook in their previous terms. The third term, perhaps, even if they come to power, the Prime Minister will not be as strong. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कन्वीनर भी वो बहुत की पोजीशन है। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन की धुरी थे नीतीश कुमार, कन्वीनर नहीं बनाया गया तो वो खिसक कर इधर आ गए। तो ये एनडीए का कन्वीनर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू रहते हैं, नीतीश जी रहते हैं या कोई और रहता है, वो भी क्या मैटर करेगा सरकार गठन में? बिल्कुल मैटर करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार जो है किसी की भी बने मजबूत नहीं होगी और किसी के एक के व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होगी। वो पावर का जो है सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा जैसे कि पिछले 10 साल से चल रहा है। Adarsh, if you are still with us, you are a young political analyst. We've discussed how important the young voter has been this time. Unemployment was a major issue, but the fact that the BJP government at the center for the last 10 years has worked massively for the progress of women, the young voters, they wanted that to translate into votes.
You've traveled across the length and breadth of the country. You've spoken to several of these parties. How do you think they resonated among the young population? The Prime Minister did show us a dream of a Viksit Bharat by 2047. In fact, he even asked his cabinet to prepare a roadmap for the 2047 Viksit Bharat. And what happens to that? How do you look at things? Yes, Tinaji, actually, I would like to say that there were a couple of reigning issues that is across the country. We have seen that, since 2019 also we had a farmer protest, and recently also we had a farmers protest. And one of the major demands of the farmers had been the MSP as per MS Swaminathan's committee's formula. So this demand was always there. But the problem was that BJP as a party, they have done a lot of farmers. I'm not saying that they have not done anything for the farmers. They have tried their best to bring out legislation. That's all a different story. But the problem what has happened was, beyond all this, what matters for an ordinary farmer is the MSP. This demand has been there for a long time. BJP was trying to address the economics of the issue. That is the MSP and how it can affect the economics and all those things.